नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ सुरेश राव, सेकंड ग्रेड साइंस टीचर। आज हम ग्रेड 3 लेवल 2 टीचर के लिए साइंस मैथ्स का जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप के अंदर 3rd यूनिट की बात करेंगे। इससे पूर्व की जो 8 क्लासेज हैं उनके अंदर 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। पहली यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली है, वो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड यूनिट एलिमेंट और जो कंपाउंड है, मिक्सचर है, उससे संबंधित यूनिट है, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज अपन इस तीसरी यूनिट की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। और दोनों यूनिट अगर आपने इससे पूर्व नहीं देखी हैं तो ज़रूर आप इस चैनल के होम पेज के ऊपर जा कर के और 3rd ग्रेड साइंस के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर उन कक्षाओं को भी देखें और इस क्लास का भी पूरा का पूरा ये वीडियो आप देखें। बहुत ही शानदार मैटर है, वो आपके समक्ष यहाँ पर ये पेश किया जा रहा है। इस क्लास से पूर्व इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगी है, तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। और निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये क्लास आपको बेनिफिट दे करके जाएगी। और थर्ड ग्रेड की जो मेन एग्ज़ाम है उसके अंदर लगने वाली ये यूनिट। और आज की अपनी यूनिट टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसकी अपनी बातें यहाँ पर इस क्लास के अंतर्गत होने वाली है। तो पूरा वीडियो को देखें और चैनल अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो निश्चित तौर पर आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि चैनल भी आपके साथ साथ ग्रोथ करे। चलिए अपन शुरुआत करते हैं। देखिएगा अपनी यह पहली स्लाइड, जिसके अंदर अपन यूनिट जो है, यूनिट इस प्रकार से है अपनी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यह यूनिट है। यूनिट के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण और उसके साथ उपचयन और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यह लिखा हुआ है। तो इस ऑक्सीकरण अपचयन है वो भी अभिक्रियाओं के अंतर्गत ही आ जाती हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से और एकदम से 0 लेवल से लेकर के और सफिशिएंट लेवल तक ये सारी बातें हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं, इससे पूर्व रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन अपन पढ़ चुके हैं। रासायनिक परिवर्तन है वही अपने आप में क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, अर्थात रासायनिक परिवर्तन के दौरान नए पदार्थ बनते हैं। मुख्य रूप से यूँ देखा जाए, नए पदार्थ का निर्माण। अब नए पदार्थ का निर्माण जब होगा तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि नया बना हुआ पदार्थ है, उसका संघटन है वो क्या होगा, बदला हुआ होगा, परिवर्तित होगा। ठीक है, तो एक भिन्न संगठन वाला नया पदार्थ जो बनता है उसे ही, यानी यह प्रोसेस ही क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरणें कहलाती है। तो बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक और उत्पाद, ये 2 चीज़ें होती हैं। देखो समीकरण के अंदर क्या होता है कि एक तरफ रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं, फिर एरो का निशान लेफ्ट टू राइट लगाया जाता है और उसके बाद में क्या होते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, यानी जो क्रिया करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं, या इसको अपन इनको क्या कहते हैं, क्रियाकारक कहते हैं। ठीक है, तो क्रियाकारक या अभिकारक। बहुत सी आगे समीकरण देखेंगे, अभिक्रियाएं देखेंगे, उनमें अभिकारक और उत्पाद को अपन समझ लेंगे। अब बात करते हैं उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, अर्थात अपन कहें क्रियाफल। ठीक है, क्रियाफल, प्रोडक्ट। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है, किसी अभिक्रिया में होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। तो बहुत ही सामान्य सी प्रोसेस। अब रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल, उदाहरण, तो जैसे भोजन का पाचन, डाइजेशन होता है, तो विभिन्न तरह के जो भी अपने पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स हैं, उनका टूटना, जुड़ना, उपचयन, अपचयन, अपोपचय प्रक्रियाएं हैं वो चलती हैं। तो यह
क्या है, सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस हैं। श्वसन के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर भी जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, ग्लूकोज वगैरह ऑक्सीजन की सहायता से टूटती हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एनर्जी वगैरह रिलीज होती है। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया, ऑक्साइड का फॉर्मेशन होना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, मैग्नीशियम Mg, ठीक है, वायु की उपस्थिति के अंदर जब जलता है तो क्या बन जाता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख है वो प्राप्त होती है। संतुलित रिएक्शन देखें तो यहाँ पर 2 मैग्नीशियम एटम पार्टिसिपेट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अपने को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, यहाँ ये सारे रिएक्टेंट हैं, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो फीते का जलना एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर दही का बनना, दूध से दही का बनना, ठीक है। तो ये सारे के सारे केमिकल चेंजेज हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन से हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये रासायनिक अभिक्रिया की सामान्य जानकारी है वो आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपन क्या देखते हैं, क्या प्रेक्षण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले अपन उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पदार्थ की भौतिक अवस्था अगर चेंज होती है तो उस अवस्था परिवर्तन को अपने देख पाते हैं। फिर अपन कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उनके अंदर जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके कलर में क्या परिवर्तन होता है उसको भी अपन देखते हैं। टेम्परेचर में क्या परिवर्तन होता है उसको भी अपन देखते हैं। किसी गैस का वहाँ पर उत्सर्जन हो रहा है, निर्माण होता है, तो वो सारी चीज़ें भी अपन वहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कोई भी रासायनिक टेस्ट किया जाता है, रेडिकल, एनाइन, केटाइन, ये लेबोरेटरीज़ के अंदर करते हैं, तो मुख्य रूप से उनके अंदर जो उनके टेस्ट होते हैं, प्राथमिक टेस्ट होते हैं, तो उन प्राथमिक परीक्षणों के अंदर अवस्था, पिघलने का ताप परिवर्तन जो है, गलनांक, क्वथनांक है, वो सभी अपन देखते हैं। फिर जब उनके केमिकल कन्फर्मेशन टेस्ट करते हैं तो कन्फर्मेशन टेस्ट के अंदर ब्राउन कलर की गैस निकलती है, रेड कलर की गैस निकलती है, बैंगनी कलर की गैस निकलती है, तो इन सभी गैसेज को भी अपन रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ही देखते हैं, परीक्षण करते हैं। अब यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना, किस प्रकार से उसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन को शब्दों के रूप में पहले एक्सप्रेस किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, और उसके बाद में उसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है जिसको पहले रासायनिक अभिक्रिया के रूप में यानी परिवर्तन के रूप में लिखा हुआ है, एंड आफ्टर दैट क्या लिखा हुआ है, केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखा हुआ है। एक सामान्य सी समीकरण, जैसे अपन कह रहे हैं सामान्य शब्दों में कि जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाने पर, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाने पर, और क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट, ठीक है, तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह अपन ने कहा, और जो बात कही गई उसको अपन ने क्या किया कि अभिकारकों को बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड में अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो क्या होंगे, अभिकारक होंगे, यानी कि क्रियाकारक होंगे, ठीक है। उसके बाद अपन ने अभिकारक से यानी बाएं से दाएं एक एरो का निशान, तीर का निशान लगाते हैं, और आफ्टर दैट यहाँ राइट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है, उत्पाद या क्रियाफल लिखे जाते हैं। यह अपन ने शब्दों के रूप में एक क्या लिख दी, रासायनिक अभिक्रिया को लिख दिया। यदि रासायनिक अभिकारक या फिर उत्पाद हैं वो एक से अधिक हैं तो उनके बीच में प्लस का निशान है वो लगा दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं ही हैं। अब इसको एक रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण के रूप में। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक और उत्पाद जो हैं उनके अणु सूत्र के रूप में प्रदर्शित कर देना ही क्या है, रासायनिक समीकरण है। जैसे इसको मैं यूँ लिख देता हूँ, जिंक Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसका सूत्र लिखें अपन H2SO4, तीर का निशान लगा दिया।
यहाँ पर विस्थापन होगा, ZnSO4 बन गया, प्लस क्या निकल गई, H2 गैस निकल गई। यही क्या है, इस अभिक्रिया को सूत्र रूप में प्रदर्शित कर देना ही। जो शब्द रूप में अभिक्रिया थी उसको सूत्र रूप में जब प्रदर्शित करते हैं तो यह क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब रासायनिक समीकरण के साथ में आगे अपन देखेंगे कि जो अभिकारक है उनकी भौतिक अवस्था, जैसे जिंक है वो ठोस अवस्था में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे सॉलिड स्टेट, H2SO4 लिक्विड है तो L लिख दिया, जिंक सल्फेट है वो सॉलिड है तो S लिख दिया, हाइड्रोजन है वो गैस है तो क्या लिख दिया, G लिख दिया। ठीक है, अभिक्रिया के ऊपर नीचे यहाँ पर ये जो एरो का निशान है, यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह है वो भी लिखा जाता है, प्रेशर भी लिखा जाता है, अन्य कोई उत्प्रेरक है यहाँ पर कैटलिस्ट वगैरह है तो वो भी यहाँ पर लिख दिया जाता है, तीर के निशान के ऊपर नीचे लिख दिया जाता है। तो ये एक रासायनिक समीकरण से संबंधित सामान्य जानकारियाँ। अब चलिए, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये सारी ये समीकरण के बारे में ही है। हो सकता है आपको ये क्लियर दिख रहा हो या हो सकता है यहाँ पर ये थोड़ा सा जूम होने की वजह से ना भी दिखे, तो ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट। तो कोई भी रासायनिक समीकरण जो है, ठीक है, समीकरण कैसे बनेगी, तो रासायनिक समीकरण पूरा मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया जो है वो रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित की जाती है, यानी प्रदर्शित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं जो कि उनकी भौतिक अवस्था के साथ में लिखे जाते हैं। ठीक है, अब ये सामान्य जानकारी है। आप सोचेंगे कि ये क्या एग्ज़ाम में इसी तरह से पूछी जानी है, तो बिल्कुल जब पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो उसमें से एग्ज़ाम में कोई भी पॉइंट उठाएगा तो अपन एग्ज़ाम में उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सामान्य जानकारियाँ आप सभी थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले L2 के अभ्यर्थी BSc पास आउट हैं, होल्डर हैं, BSc होल्डर हैं कम से कम, तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें हैं वो बहुत आसानी से आप कैच कर लेंगे। ये वीडियो देख लेने के बाद ही इसके बारे में आपको कुछ भी पढ़ने की और एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात आती है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया की समीकरण अपन ने लिख दी है, उस समीकरण को अपन बैलेंस कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अभिक्रिया को बैलेंस करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है और फिर बैलेंस करते कैसे हैं। तो मुख्य रूप से देखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसको फॉलो करने के लिए, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम प्राउस्ट के द्वारा दिया गया, ये क्या कहता है कि अभिकारक और उत्पाद जो हैं उनके द्रव्यमान हैं वो क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। किसी भी अभिक्रिया से पूर्व या अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान का कोई क्षय होता है, विनाश होता है, द्रव्यमान बराबर रहता है। अब जब परमाणुओं का, अणुओं का द्रव्यमान बराबर रहेगा, अभिकारकों के बराबर ही उत्पादों का द्रव्यमान होगा, तो इससे सीधी सीधी बात जाहिर होती है कि उनके परमाणुओं की संख्या है वो भी क्या होती है, बराबर होती है। तो अभिकारक में जितने परमाणु हैं किसी भी तत्व के, उत्पाद में ही उस तत्व के परमाणु हैं वो बराबर ही होंगे। उनका संगठन चेंज हो सकता है, ठीक है, सूत्र चेंज हो सकता है, लेकिन संख्या चेंज, बाएं और दाएं की संख्या चेंज नहीं होगी, और संख्या चेंज नहीं होगी तो द्रव्यमान भी क्या होगा, संरक्षित रहेगा। तो अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों पड़ता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करने के लिए इसको संतुलित करना होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है यानी सृजन होता है और न ही क्या होता है, विनाश। रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक और उसके पश्चात यानी कि उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या है वो समान होनी चाहिए, और जब संख्या समान होगी तो द्रव्यमान है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो इसमें फॉलो हो जाएगा। तो इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम की अनुपालना करवाने के लिए और रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। चलिए देखते हैं अपन रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। तो देखिएगा, यह एक समीकरण दे रखी है, अपने को ये पूरा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, अपने को डायरेक्ट समीकरण को संतुलित करना होता है, लेकिन इसमें अलग अलग स्टेप वाइज ये सारी चीज़ें हैं वो मेंशन की हुई हैं ताकि अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ सकें अपन। अब देखिएगा क्या है, यहाँ पर एक समीकरण दी हुई है, एक अभिक्रिया देखें अपन मुख्य रूप से कि जो लोहा है,
ठीक है, लौह तत्व है। इसकी अभिक्रिया जब जल के साथ में करवाई जाती है तो आयरन का ऑक्साइड बनता है, आयरन ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, आयरन ऑक्साइड प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसको जब समीकरण रूप में प्रदर्शित किया जाएगा तो यहाँ पर ये Fe, मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ भी स्पष्ट दिख रहा होगा, Fe प्लस H2O, जल के साथ में रिएक्शन, एरो का निशान, ये फॉर्मूला Fe2O3 बाई मिस्टेक प्रिंट हुआ है, ये फॉर्मूला Fe3O4, ठीक है, जो मैग्नेटाइट होता है, आयरन का एक अयस्क, आयरन का एक ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नेटाइट ये, और प्लस हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया, H2, ठीक है। अब ये जो आगे 5-6 स्टेप दिखाए गए हैं, पहले स्टेप के अंदर तो ये समीकरण लिख ली, सूत्र लिख लिया, ठीक है, रासायनिक समीकरण लिख करके प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना दिया जाता है। अपने को ये बॉक्स वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने को तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, किस सूत्र के पीछे कितना गुणांक जोड़ेंगे। तो एक मेथड होती है यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, कि अपन क्या करेंगे, बिल्कुल कोई अंक लगाएंगे, संतुलित हो गया, ठीक है, नहीं हुआ उसको हटा करके कोई दूसरा अंक लगाएंगे और उससे वो अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। तो द्रव्य अभिक्रिया को, समीकरण को संतुलित करते समय किया क्यों जाता है संतुलित, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के फॉलो करवाने के लिए। किस विधि से, तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड है, वो ही अपन काम में लेंगे। बाकी तो ऑक्सीकरण अपचयन विधि है, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया विधि है, ठीक है, अपचयन अर्ध अभिक्रिया विधि है, ये मेथड्स हैं वो भी काम में ली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अपने इस लेवल के ऊपर हिट एंड ट्रायल मेथड है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने से तो समीकरण संतुलित करवाएगा, थ्योरेटिकल तो करवाएगा नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना है तो अपने इस मेथड से संतुलित कर देंगे आराम से। अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है कि अपने को बाईं साइड से चलना है। जैसे यहाँ देखा Fe आयरन, तो एक परमाणु है यहाँ पर, देखो यहाँ ये दिया हुआ भी है, अभिकारकों के अंदर परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या राइट हैंड साइड में, ये देखेंगे तो देखो Fe इधर संख्या एक है, उत्पाद में Fe कितने हैं, 3 हैं। अपने को क्या करना है कि इसके पीछे उचित गुणांक 3 लगा दिया, ये लो साहब Fe संतुलित हो गया, इतना देखना है। आगे बढ़े, हाइड्रोजन इधर 2 हैं, इधर भी 2 हैं, संतुलित है, 2 और 2 हो गया संतुलित। फिर अपन चले आगे, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 1 और इधर कितने हैं, 4। अब इस इधर भी 4 करने के लिए इसके पीछे गुणांक अपन ने क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। अब ये 4 लगाते ही हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गए, 8 हो गए तो इधर 8 करने के लिए इसके पीछे भी गुणांक क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। ये लो, अब ये समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। हमें इसमें आगे 5-6 चरण दे रखे हैं, उन 5-6 चरण को केवल रीडिंग लगानी है, जबकि अपना काम यहीं पर ही हो चुका है। यहाँ गुणांक देखा जाए तो Fe का 3, H2O के 4, Fe3O4 का 1, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये एक तो है ही सूत्र, ठीक है, एक अणु तो है ही, और हाइड्रोजन के कितने अणु, 4। ये गुणांक लगाए, गुणांक लगाते ही समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। चलिए अब इसी चीज़ को अपन पूरा का पूरा देखते हैं, बहुत ही जल्दी ये सारे के सारे स्टेप अपन देख लेंगे। तो ये परमाणुओं की संख्या दोनों साइड के अंदर देखी और देखकर संतुलित, ये तो पूरा का पूरा मेथड है, तरीका है, बाकी अपने को इसकी पूरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट तीसरे चरण के अंदर थर्ड स्टेप में क्या किया हुआ है, अपने को ये सारे स्टेप एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर फॉलो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थर्ड स्टेप के अंदर सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित नहीं उचित गुणांक लगाकर, ठीक है, उचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। जैसे यहाँ पर यह सबसे ज़्यादा कम की बात नहीं अपने को आवश्यकता पड़ेगी, डायरेक्ट ही हो जाएगा, इधर से बाएं से चलेंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन 4 थे तो अपन ने क्या किया, इसको संतुलित करने के लिए इसके पीछे क्या लगा दिया, 4 लगा दिया, ठीक है। आगे चले तो उससे कम परमाणु, ठीक है, चरण 3 की भांति फिर से अन्य तत्वों को संतुलित यानी सबको संतुलित कर लीजिए। तो ये हो गया, यहाँ पर Fe3 इधर 3 थे तो उधर 3 लगा दिया, ऑक्सीजन 4 थे तो 4 लगा दिए, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गए तो यहाँ पर 4 लगा दिया। ये लो भाई, ये गुणांक यहाँ पर 3, ये 4, यहाँ 1, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक अणु तो है ही है, और ये 4, तो इसके उचित गुणांक क्या हो गए, 3, 4,
1 4। यह क्वेश्चन है वो आपकी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर पूछा हुआ है। फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर जो जनरल साइंस आती है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इस अभिक्रिया में यह समीकरण, ये 4 नहीं था, ठीक है, Fe+H2O Fe3O4 + H2 ये लिख दिया कि अभिक्रिया के संतुलित करने के लिए उचित गुणांक क्या होंगे। तो उसके अंदर ऑप्शन जैसे 3 2 1 4 है ना, 3 1 4 4 इस तरह से अलग अलग ऑप्शन दे दिए ABCD। एक ऑप्शन उनमें से था 3 4 1 4। तो 3 4 1 4 क्या हो जाएंगे, क्रमशः इनके उचित गुणांक हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके अपन इसको संतुलित करेंगे। एग्जाम में हो सकता है कि 3 ही गुणांक दिए हुए हों, ये ना हो, जैसे 3 4 4 यूँ दिए हुए हो, 3 2 4 ऐसे दिए हुए हों, इट मीन्स इस एक को छोड़ा हुआ है तो अपन उस हिसाब से, चारों गुणांक दे रखे हैं तो 4 के हिसाब से इसको 1 लेकर कर देंगे। 3 ही दे रखे हैं, इसका मतलब 1 को अगले ने मेंशन नहीं किया है, उसके अकॉर्डिंग भी अपन इसको संतुलित कर सकते हैं आराम से, बहुत अच्छी तरह से ये हो जाएगा। सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर क्या हो जानी चाहिए, समान हो जानी चाहिए। ये समीकरण को संतुलित करने का तरीका। अब अपन आगे देखेंगे स्टेप 5 के अंदर। ये तो संतुलित तो हो चुकी है, ये अभिक्रिया में और क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं वो सभी बातें बताई जा रही हैं। अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना, तो ये भी लिखी जाती है। जैसे आयरन है वो यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है तो S लिख दो, ये लिक्विड है तो L लिख दो, ये सॉलिड है तो S लिख दो, ये गैस है तो G लिख दो, इस तरह से, ठीक है। सॉलिड ठोस अवस्था के लिए S, द्रव अवस्था के लिए L, ठीक है, और गैसीय अवस्था है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, G लिखेंगे। और अगर जलीय विलयन है, एक्वेटिक सॉल्यूशन है तो उसके लिए AQ। जलीय विलयन कहीं पर यूज किया जाता है तो AQ, जैसे कोई साल्ट वगैरह है वो जल में घुला हुआ है तो AQ यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3Fe S लिख दिया, फिर 4H2O H2O है वो यहाँ पर गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर गैस अवस्था के अंदर, अदरवाइज इसको किस अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में। फिर ये Fe3O4 इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर 4H2 ये किस अवस्था में, गैस अवस्था के अंदर, इस तरह से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फिर 6वां चरण है यहाँ पर कि कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है आदि हों तो उनको भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखें। तो ये चीज़ अपन पूर्व में देख चुके हैं। तो ये था किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ध्यान रखें हिट एंड ट्रायल मेथड काम में लेंगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो किया जाएगा, परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या कर दी जाएगी, बराबर कर दी जाएगी। नीचे वाले अंक को इसको चेंज नहीं करेंगे। Fe3O4 है ये तो ऐसा नहीं कि अपन यहाँ इसके नीचे 3 लगा दें, नहीं भाई ऐसा नहीं, क्योंकि अपन सूत्र को चेंज नहीं कर सकते। अणुओं की संख्या है उस संख्या को कम ज़्यादा करेंगे केवल, ठीक है। अणु के सूत्र को चेंज करते हैं तो अभिक्रिया ही चेंज हो गई, समीकरण ही चेंज हो गया, ऐसा अपन नहीं करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अब है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो बहुत ही आसानी से अपन ये सारी अभिक्रियाएं हैं वो देख लेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहली है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं, योगशील अभिक्रिया कह सकते हैं। योगशील अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन कह सकते हैं, योगशील अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। जैसा सीधा स्पष्ट है कि योग होगा, है ना। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर यानी संयोग करके एकल उत्पाद बनाएंगे, एकल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। जैसे A और B 2 रिएक्टेंट हैं और C प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये एरो का निशान, ठीक है। जैसे कोयले का या कार्बन का दहन हो रहा है तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन जलेंगे, CO2 निकलेगी और प्लस क्या निकल जाएगी, उष्मा निकलेगी, ठीक है। तो कार्बन सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन O2 गैसीय अवस्था में, CO2 भी गैसीय अवस्था में। फिर एक यहाँ पर रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल है जल का निर्माण। तो हाइड्रोजन H2 जो कि गैस है प्लस O2 ऑक्सीजन जो कि गैस है और अभिक्रिया से क्या बन गया, H2O जो किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। अब संतुलित करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर 2, इधर एक ही है तो इसके पीछे 2 लगाओ। अब ये 2 लगाते हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गए तो इसके पीछे भी क्या लगा दो, 2 लगा दो। ये लो भाई
2H2 प्लस O2 से 2H2O यानी जल का फॉर्मेशन हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो ये क्या है, योगशील अभिक्रिया है या संयोजन अभिक्रिया है, जल का निर्माण यहाँ पर ही हो गया है। चलिए देखिए आगे एक और एग्जाम्पल दे रखा है नंबर 3। क्या है एग्जाम्पल के अंदर, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना बोलेंगे CaO कैल्शियम ऑक्साइड को। इसके रिएक्शन है वो पानी के साथ H2O के साथ में करवाई जाएगी। H2O के साथ में रिएक्शन है तो ये एक कैल्शियम, फिर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन, तो यहाँ OH2 है तो हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन 1 और 1 ये और यहाँ भी 2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड संतुलित हो गया। यह कहलाएगा बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना कहलाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो बुझा हुआ चूना कहलाता है। और एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो चूना पत्थर के नाम से जाना जाता है। चूना पत्थर भी इसको बोलते हैं, कैल्साइट भी इसको बोलते हैं, कैल्साइट भी इसी को बोलेंगे। अब देखो अपने को ये बिना बुझा हुआ चूना ये याद कैसे रहेगा, कंफ्यूज कैसे नहीं होंगे। तो सीधी सीधी बात, सबसे पहली बात, खान से चूने पत्थर निकाल करके लाए, चूना पत्थर की भट्टी जलाई। पहले चूने के मकान वगैरह बनाए जाते थे, उसमें यही होता था, चूना पत्थर चूने की भट्टियाँ जलाते थे। जलाने के ऊपर जब ताप अपघटन करवाते, आगे ताप अपघटन में इस रिएक्शन को अपघटन अभिक्रिया के अंदर देखेंगे, ठीक है। जलाने पर CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती। देखो चूना पत्थर को जलाते तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता, जलने पर प्राप्त होता। तो ये चूना पत्थर को जला रहे हैं तब क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये तो जल रहा है यानी ये तो बिना बुझा हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड तो क्या है, बिना बुझा हुआ है। अब बुझाने के लिए क्या करोगे, पानी डालोगे। तो ये लो भाई पानी डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। जलयोजित कैल्शियम ऑक्साइड कह दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह दो, जल जुड़ने के ऊपर पानी डालते ही क्या हो गया, बुझ गया। ये लो भाई बुझा हुआ चूना। कौन कहता है कि इन सूत्रों को भूल जाओगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं भूले जाएंगे, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर जलाया, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ, पानी डाल के बुझा दिया, बुझा हुआ चूना प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो जो संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं, योगशील अभिक्रियाएं होती हैं, वो कुछ अभिक्रियाएं क्या रहती हैं, मुख्य रूप से ऊष्माक्षेपी होती हैं। तो उनके साथ में यानी कि क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि संयोजन अभिक्रियाएं हैं वो क्या हो सकती हैं, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। तो संयोजन अभिक्रियाएं पदार्थ संयोग करके नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि मुख्य रूप से नए बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं और ऊष्मा है वो क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो ये ऊष्माक्षेपी भी हो सकती हैं। संयोजन अभिक्रियाएं क्या हो सकती हैं, सभी हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस भी हो सकती हैं। तो इसके साथ ही अपन पढ़ लेंगे किसको, ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस को पढ़ लेंगे। तो देखिए जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा हीट भी रिलीज होती है, इसका उत्सर्जन भी होता है, वो क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, तो प्राकृतिक गैस में क्या होती है, मेथेन CH4 गैस का वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन O2 गैस की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प गैसीय अवस्था में निकलेगी और साथ में क्या हो जाएगी, ऊष्मा हीट रिलीज हो जाएगी। तो यह समीकरण है वो क्या है, ऊष्माक्षेपी है। क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत, यानी जिसमें उत्पाद की तरफ ऊष्मा लिखी हुई है प्लस का निशान लगा करके, वो तो है ऊष्माक्षेपी। और जिसमें अपन गर्म कर रहे हैं किसी पदार्थ को तो उसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, वो होंगी ऊष्माशोषी। जो आगे अपन अपघटन अभिक्रियाएं देखेंगे वो क्या होती हैं, ऊष्माशोषी होती हैं। फिर ये एग्जाम्पल, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। श्वसन किस तरह की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। श्वसन है वो क्या भी है, क्या है, ऊष्माक्षेपी। ग्लूकोज C6H12O6, ये 6O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर रिएक्शन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 6CO2 प्लस 6H2O ये बनेगा और साथ में क्या होगी, ऊष्मा रिलीज होगी। तो क्या होगी, ऊष्मा रिलीज होने के कारण वायु की उपस्थिति में ग्लूकोज का यहाँ पर क्या होता है, श्वसन के अंदर भी एक दहन प्रक्रिया ही होती है, मंद गति से दहन प्रक्रिया ही है ये श्वसन भी। तो यह भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया ही है। तो एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, श्वसन किस प्रकार की रिएक्शन है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो पहला अपना संयोजन अभिक्रिया हो गया और सेकंड यहाँ पर क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन हो गई। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है वो संयोजन अभिक्रियाओं के अंतर्गत ही आ जाती हैं। आगे देखिएगा,
नेक्स्ट वियोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या है अपना वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया इसको कह सकते हैं। वियोजन कह सकते हैं या फिर अपन क्या कह सकते हैं इसको अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, तो अपघटन का मतलब सीधा सीधा है कि कोई भी एक पदार्थ है वो टूट जाए, टूट करके अपने अवयवों के अंदर, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों में। तो इस अभिक्रिया में कोई एकल अभिकारक है वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। जैसे ये ए कोई रिएक्टेंट था, यह टूटा अलग अलग परिस्थितियों के अंदर, बी और सी दो प्रोडक्ट बना दिए। अब वियोजन है, टूटने की प्रोसेस है, वो किसी न किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर होगी, किसी न किसी कंडीशन में होगी। तो सबसे पहला है उष्मीय वियोजन, यानी कि ताप अपघटन कह सकते हैं इसको अपन। क्या कह सकते हैं? ताप अपघटन। उष्मा द्वारा किया गया वियोजन, यानी कि किसी भी पदार्थ को अपन ने गर्म किया, हीट दी, तो वो पदार्थ क्या हो गया? टूट गया। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, उष्मा दी गई, गर्म किया गया, गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। उष्मा क्या हो रही है? काम आ रही है। तो ये उष्मा शोषी हो गई कि नहीं हो गई? वियोजन अभिक्रिया क्या हो गई? उष्मा शोषी। और संयोजन क्या थी? उष्मा क्षेपी। तो उष्मीय वियोजन हो गया। इसी प्रकार से फेरस सल्फेट है हरे रंग का, फेरस सल्फेट FeSO4, उष्मा दी गई, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड लाल भूरे रंग का पदार्थ बना, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक हरे रंग का पदार्थ है, हरे रंग के पदार्थ के उष्मीय वियोजन के द्वारा भूरे रंग का पदार्थ बनता है, उसके साथ में कौन कौन सी गैसें निकलती हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी निकलती है। ठीक है, तो ध्यान में रखें। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक हरे रंग के पदार्थ के उष्मीय वियोजन से भूरे रंग का पदार्थ बनता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती हैं। क्रमशः हरे रंग और भूरे रंग के पदार्थों के नाम सूत्र निम्न में से क्या हैं? तो ये हरे रंग का अभिकारक फेरस सल्फेट है, रेड ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 है, और फेरस सल्फेट का फॉर्मूला अपन जानते हैं FeSO4 होता ही होता है। फिर देखो लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस है भी, ये सूत्र में है ना, PbNO3 होल ट्वाइस। Pb लेड की यहाँ पर संयोजकता है वो कितनी? प्लस की 2 और NO3 की -1, तो एक वाली इसके नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं, Pb वाली इसके नीचे आएगी तो होल ट्वाइस लगेगा। सॉलिड स्टेट में है लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, उष्मीय वियोजन करवाएंगे 2PbO लेड ऑक्साइड बनेगा, ये यहाँ पर लेड ऑक्साइड है। ठीक है, साथ में NO2 4NO2, तो ये देखो यहाँ पर 4 है नाइट्रोजन। ठीक है, NO2 4 अणु यहाँ पर निकल रहे हैं, तो नाइट्रोजन यहाँ पर भी देखो ये होल ट्वाइस है, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, तो ये 4 अणु ही होंगे। और साथ में क्या निकल जाएगी? ऑक्सीजन गैस है वो निकलेगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेड नाइट्रेट के उष्मीय वियोजन के द्वारा कौन सी गैस है वो प्राप्त होती है? भूरे रंग की कौन सी गैस प्राप्त होती है? ब्राउन कलर की गैस कौन सी प्राप्त होती है? तो NO2 एक ब्राउन कलर की गैस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकलती है, और लेड का ऑक्साइड है वो प्राप्त होता है। तमाम रिएक्शंस कौन सी हैं? उष्मीय वियोजन या ताप अपघटन भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे। तो आगे देखिएगा विद्युत वियोजन। ठीक है, वियोजन या अपघटन है वो ताप के द्वारा यानी उष्मा द्वारा हो सकता है, देख चुके हैं अपन। विद्युत के द्वारा भी हो सकता है, यानी उष्मीय वियोजन का सेकंड पार्ट है ये, वियोजन अभिक्रिया का सेकंड पार्ट है। वियोजन अभिक्रिया का फर्स्ट पार्ट उष्मीय वियोजन, सेकंड पार्ट है विद्युत वियोजन। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या प्रवाहित होने पर होने वाला वियोजन, प्रवाहित करने पर, ठीक है, करने पर होने वाला वियोजन या अपघटन। तो देखिए 2H2O जल है, जल के अंदर विद्युत धारा, यहाँ पर ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को तो यूँ साथ में लगा दिया है, बाकी मुख्य रूप से देखो क्या है कि यहाँ पर एक एनोड लगाया हुआ है, ये सारा ये एनोड है। ठीक है, फिर इधर ये जो सारा सिस्टम लगा हुआ है ये कैथोड है। यहाँ इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और क्या करेंगे जब अपन एनोड कैथोड से यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ करके विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो ये H2O, ठीक है,
H2O ये टूटेगा और टूट करके क्या बनाएगा 2H2 + O2। जिस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ करके H2O बना रही थी, अब ये टूट जाएंगी। अब देखो, अपन जानते हैं कि हाइड्रोजन की नेचर मुख्य रूप से H+, ऑक्सीजन O-2 ये होती है। हाइड्रोजन है वो धनात्मक नेचर वाली होती है, तो इलेक्ट्रोड में कौन से के ऊपर जाएगी, ऋणावेशित विद्युत अपघटन के अंदर ऋणावेशित किसके ऊपर, कैथोड पर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल के विद्युत अपघटन द्वारा कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है और एनोड पर कौन सी प्राप्त होती है। तो एनोड है वो पॉजिटिव होगा विद्युत अपघटन के अंदर, तो पॉजिटिव होगा तो एनोड के ऊपर कौन सी जाएगी, जो नेगेटिव नेचर वाली गैस है ऑक्सीजन है वो प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पर ये एनोड के ऊपर यहाँ अपन देख रहे हैं कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। एनोड के ऊपर कौन सी है, ऑक्सीजन। इधर क्या है, कैथोड के ऊपर देखेंगे, कैथोड पर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। तो मुख्य रूप से पूछा जा सकता है कि जब जल का विद्युत धारा द्वारा अपघटन करवाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस है वो आपकी कहाँ प्राप्त होगी, कैथोड के ऊपर प्राप्त होगी, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ प्राप्त होगी, एनोड पर प्राप्त होगी, ठीक है। ऑक्सीजन गैस है वो किसके ऊपर, एनोड के ऊपर, और हाइड्रोजन है वो किसके ऊपर, कैथोड पर प्राप्त होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। डायग्राम की अपने को 3rd ग्रेड कंपटीशन के अंदर कहीं कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। या अब देखो, कई बार जैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ये डायग्राम बना दिया एग्जाम के अंदर भी अगर देना चाहे अगला, तो फिर एनोड कैथोड यूँ लिख दिया, यहाँ पर लिखा ए, ये लो भाई कैथोड पर, यहाँ ए कौन सी गैस है, तो ए कौन सी होगी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस होगी। यहाँ लिख दिया बी कौन सी गैस है, तो एनोड के ऊपर कौन सी होगी, ऑक्सीजन। ऐसे भी क्वेश्चन है वो बन सकता है। हालांकि ये इतना बड़ा डायग्राम देकर के क्वेश्चन पूछना, अब यदि अपन यूं ही कहें कि पैटर्न एग्जाम का चेंज हो रहा है, तो भाई चेंज होते हुए पैटर्न के अंदर तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो फिर अपन आराम से कर देंगे इस क्वेश्चन को। इसके बाद में देखिएगा आगे, प्रकाश वियोजन, तीसरा वियोजन अभिक्रिया का या फिर अपघटन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है यहाँ पर, ठीक है। अभिक्रियाओं में अपन ने संयोजन अभिक्रिया देखी पहले, दूसरी अपन देख रहे हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन के अंदर उष्मीय वियोजन अपन ने देखा, ताप अपघटन भी उसको बोलेंगे, और विद्युत वियोजन भी देख लिया। अब है प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश की सहायता से अपघटन होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन या अपघटन। तो ये देखो, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ठीक है। ये मुख्य रूप से जो हैं, ठीक है, ये भी HCl का भी हो सकता है, HCl ये भी वियोजित हो सकता है H2 + Cl2, यूँ H2 गैस Cl2 गैस के रूप में। AgCl का तो 2Ag सॉलिड स्टेट में प्लस Cl2 गैस। सिल्वर ब्रोमाइड का तो सिल्वर धातु ठोस अवस्था के अंदर और ब्रोमीन गैस Br2, यूँ है। सिल्वर क्लोराइड है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग के अंदर ग्रे कलर का ये बन जाता है। सिल्वर क्लोराइड है वो कैसा हो जाता है, धूसर रंग के अंदर बदले जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर होता है, अर्थात ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर मुख्य रूप से सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड वगैरह होते हैं, इनकी फिल्म है वही काम में आती है, ठीक है। तो ये जो अपना प्रकाश वियोजन यहाँ पर है, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर काम में आती है ये रिएक्शन। चलिए आगे बात करते हैं अपन। तो जो अपनी वियोजन अभिक्रियाएँ हैं वही मुख्य रूप से क्या होती हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ भी होती हैं। और तमाम जो अपन ने यहाँ पर देखिएगा जो प्रकार देखे हैं अलग अलग, वो अपनी क्या रहेंगी, वियोजन अभिक्रियाओं के अंतर्गत ही रहेंगी। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, तो तोड़ेंगे कहाँ पर, वियोजन अभिक्रिया के अंदर तोड़ेंगे, वियोजन रिएक्शंस के अंदर। इनके लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी ऊष्मा का अवशोषण करते हैं अभिकारक, तो वियोजन होता है। तो फिर वो रिएक्शन क्या हो जाएंगी, ऊष्माशोषी हो जाएंगी। यानी पीछे अपन ने जो अपने वियोजन अभिक्रिया के जितने एग्जाम्पल दिए उन सब के अंदर क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण ही होगा, यानी वही ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ होंगी, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या है कि कोई एक अभिकारक है वो ज़्यादा क्रियाशील है, दूसरा यौगिक कोई XY है। इसमें X या Y ये एक कोई सा, ये पहले धातु लिखते हैं तो X है वो कम क्रियाशील है। क्या हुआ,
AY बन गया और प्लस x को क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर A ने x को हटा दिया, क्या हो गया, विस्थापन हो गया। जहाँ A क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है और x यहाँ पर क्या था, कम क्रियाशील था, तो वो हट गया। क्या होता है विस्थापन में, इन अभिक्रियाओं के अंदर अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और स्वयं जुड़ करके अपने यौगिक का निर्माण कर लेता है। जैसे Fe सॉलिड स्टेट में आयरन है प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 का जलीय विलयन है। अब इसमें से Fe ने कॉपर को क्या कर दिया, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, FeSO4 फिर सल्फेट बन गया। ठीक है, और कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर दिया गया। तो ये रिएक्शन क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। ऐसे ही अपन Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 बन जाएगा प्लस Cu विस्थापित होकर के अलग हो जाएगा। तो इस तरह की ये रिएक्शन है अपनी विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, यहाँ देखिए ये दिख रहा है मुख्य रूप से कि ये एक अपनी टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब के अंदर मुख्य रूप से कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन, ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट CuSO4 का। इसमें कील लटका दी गई है किसकी, लोहे की, Fe की कील लटका दी गई हैं, धागे के द्वारा इसके अंदर लटका दिया गया। अब लटकाने पर रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन क्या होगी, FeSO4 बनेगा प्लस Cu बन जाएगा। लो जी, ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। क्या है देखो, लोहे की कील के ऊपर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। क्यों भाई, ये आयरन का सल्फेट बन जाएगा लोहे के ऊपर तो, और बाहर आकर के क्या इकट्ठा हो जाएगा, कील के चारों तरफ है कॉपर, परत जम गई है। CuSO4, ठीक है, CuSO4 ये जो अपना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था कि नीले विलयन का रंग है वो क्या हो गया है, हरे रंग के FeSO4 में। देखो जलीय विलयन CuSO4 का था, अब जलीय विलयन किसका बनने लग गया है, FeSO4 का। ठीक है, तो ये विलयन का रंग है तो क्या कैसा होने लग जाएगा, हरे रंग का। और जो इस कील के ऊपर कॉपर की क्या बनने लग जाएगी, ब्राउन कलर की परत बनने लग जाएगी। तो ध्यान में रखें कि इस अभिक्रिया में या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब लोहे की कील को और कॉपर सल्फेट के अंदर डाला जाता है तो लोहे की कील पर कैसी परत जमती है, ब्राउन कलर की कॉपर की परत जमती है। किसकी परत, कॉपर की। और विलयन का रंग है वो नीले से, कॉपर सल्फेट है वो तो नीला होता है। ठीक है, इससे ये विलयन हरा होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या आने लगते हैं, FeSO4 है वो सॉल्यूशन के अंदर आने लग जाते हैं, इसके कारण हो जाता है। ऐसे ही Zn जिंक प्लस CuSO4 है, ZnSO4 प्लस Cu। इसका मतलब यहाँ पर जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए जिंक ने ये देखो Zn प्लस CuSO4, जिंक ज़्यादा क्रियाशील है तो ज़्यादा क्रियाशील है तो स्वयं ने अभिक्रिया कर ली, ZnSO4 बन गया प्लस Cu को विस्थापित कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ये अपनी क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, इसके बाद में देखिए आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट द्विविस्थापन अभिक्रिया। सेकंड अपनी कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया इस तरह की है, देखो जैसे AB कोई कंपाउंड था प्लस XY से मिलकर बना हुआ दूसरा कंपाउंड था। अब यूं हुआ कि यहाँ से A है वो Y के साथ जुड़ गया, B है वो X के साथ जुड़ गया। A भी X के साथ जुड़ सकता था, ऐसे बन गया AY प्लस BX या AXBY, ऐसे बन गया। तो दोनों ही कंपाउंड के जो आपके ऋणायन धनायन थे, ठीक है, ऋणायन धनायन जो हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो देखो इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण है वो दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से, दोनों तरफ एक्सचेंज होने से होता है। जैसे ये रिएक्शन दे रखी है Na2SO4, ये SO2 नहीं है SO4 है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है प्लस बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड है। अब देखिए अपन देख रहे हैं इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ AB की तरह और इसको XY की तरह, ऐसे कहा जा सकता है। तो देखो पहले सोडियम का सल्फेट था और बेरियम का क्लोराइड था, अब सोडियम का सल्फेट तो बन जाएगा बेरियम के साथ में, ये BaSO4, ये लो भाई, ये यहाँ पर X है वो इस किसके साथ में, B के साथ में जुड़ गया, X है वो B के साथ में जुड़ गया, BX बन गया कि नहीं बन गया, इस तरह से। और जो क्लोराइड पहले बेरियम के साथ में था, अब क्लोराइड किसके साथ में जा रहा है, 2NaCl, ये लो। पहले सोडियम का सल्फेट लवण था, अब बेरियम का सल्फेट बन गया। पहले बेरियम का क्लोराइड था, अब सोडियम का क्या बन गया, क्लोराइड बन गया। एक्सचेंज हो गया कि नहीं हो गया ऋणायन धनायन,
ठीक है। तो इस तरह से बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलय अवक्षेप का निर्माण, बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है। इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। अवक्षेप जहाँ प्राप्त हो रहा है सॉलिड स्टेट के अंदर और नीचे जम जाएगा, पेंदे में जम जाएगा, तो ये क्या होगा, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होने के कारण अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी यह जानी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया। और भी एग्जाम्पल देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया के, तो क्या है, पोटेशियम आयोडाइड Ki, पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। लेड नाइट्रेट था, पोटेशियम आयोडाइड था, रिएक्शन करवाई, रिएक्शन करवाने के ऊपर क्या बन गया, Pb, देखो पोटेशियम का आयोडाइड है वो लेड के साथ, तो PbI2 प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। अब देखो यहाँ पर जब लेड के साथ में 2 नाइट्रेट आयन थे, यानी कि संयोजकता इसकी 2 है, तो 2 आयोडाइड जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नाइट्रेट 2 हैं, इधर एक ही है, तो ये लो इसके पीछे 2 लगाया, इसके पीछे 2 लगते ही पोटेशियम 2 हो गए, पोटेशियम 2 होते ही यहाँ इसके पीछे 2 लगा दिया। ये तो हो गई समीकरण संतुलित करना। अब देखिए पोटेशियम इधर 2 हैं, इधर भी 2 हैं, यहाँ आयोडीन 2 हैं, इधर भी आयोडीन के 2 परमाणु हैं जुड़े हुए, Pb 1 है, इधर भी 1 है, NO3 नाइट्रेट आयन 2 हैं, तो यहाँ भी नाइट्रेट आयन है वो कितने हैं, 2 हैं। इस तरह से संतुलित हो जाएगा। अब इसमें हुआ क्या है कि पोटेशियम का आयोडाइड आयन था और लेड का नाइट्रेट था। अब लेड नाइट्रेट के स्थान पर लेड का तो बन गया आयोडाइड, और जो पोटेशियम का आयोडाइड था वो पोटेशियम का बन गया नाइट्रेट। ये लो भाई, एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो द्विविस्थापन दोनों में। इधर देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम का आयोडाइड BaI2, ठीक है। तो यहाँ पर Br2 बन गया और साथ में पोटेशियम का ये आयोडीन जुड़ी तो पोटेशियम का आयोडाइड बन गया। ये आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। अब इधर ब्रोमीन 2 हैं, तो इधर ब्रोमीन 2 करने के लिए इसके पीछे 2 लगाओ, इसके पीछे 2 लगाए तो यहाँ भी 2 लगा दो। ये तो समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। पहले पोटेशियम का ब्रोमाइड था, अब पोटेशियम का आयोडाइड बन गया। पहले बेरियम का आयोडाइड था, अब क्या बन गया, बेरियम का ब्रोमाइड बन गया। आयन एक्सचेंज हो गए, तो आयनों का आदान प्रदान होने के कारण क्या हुआ, दोनों ही तरफ से विस्थापन हुआ और 2 नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है। ऐसी रिएक्शन है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण थे। अलग अलग अपन ने इसके अंदर समीकरणों को संतुलित करना भी देखा, और आज की इस क्लास के अंदर अपन ने रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से समीकरण के रूप में लिखते हैं, समीकरण लिखते समय क्या क्या चीज़ें फॉलो करी जाती हैं, और उसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाओं के अलग अलग 4 टाइप, जिसके अंदर सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन है वो मुख्य रूप से क्या होता है, ऊष्माक्षेपी। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन है वो ऊष्माशोषी, तो उसमें ऊष्माशोषी भी देख लिया अपन ने। संयोजन हो गया, ऊष्माक्षेपी हो गया, ठीक है। वियोजन हो गया, ऊष्माशोषी हो गया, और उसके बाद में अपना विस्थापन या एक विस्थापन एक तत्व के द्वारा और द्विविस्थापन, ये तो टोटल अपना संयोजन ऊष्माक्षेपी, वियोजन ऊष्माशोषी, ठीक है। और उसके बाद में विस्थापन और द्विविस्थापन 6 टाइप की ये समीकरण अभिक्रियाएं हैं वो हो चुकी हैं अपनी। अब इसके अंदर एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण अपचयन जो है वो बाकी बचा है, जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे। तो मात्र 2 ही वीडियो के अंदर ये यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ यह आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के अंदर तो निसंदेह आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। इसलिए लगातार पूरी साइंस यहाँ पर इस चैनल के ऊपर करवाई जाएगी, पूरी साइकोलॉजी करवाई जाएगी। साइकोलॉजी की 3-4 यूनिट हैं वो तो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप निश्चित तौर के ऊपर ये सारे के सारे वीडियो हैं वो जा कर के देखें। और अभी एग्ज़ाम के अंदर टाइम है, लेकिन अगर इंतज़ार करते रहे कि कब अपना ये नोटिफिकेशन आएगा, कब जा कर के हम तैयारी करेंगे, इंतज़ार करोगे तो इंतज़ार ही करते रह जाओगे, और अगर तैयारी शुरू कर दोगे तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे अपने टॉपिक हैं वो अपनी कमांड में होते जाएंगे और अपना कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी के अंदर मेरे द्वारा किए जाने वाले प्रयास हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में जुड़ते हैं एक और नए सेशन के अंदर। अभी के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए और पढ़ते रहिए, और चैनल के ऊपर और इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं फिर से।